फ्रेंड, मैं हूँ आपकी दोस्त और वीणा। अभी आपने सीखा था टेंस कैसे बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर सीखा। तो किसी भी वाक्य को हम लोग को ट्रांसलेशन किसी भी लैंग्वेज में करने के लिए हम लोग को ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। और जब हम बात करते हैं तो एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं, उसके लिए हमें टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। तो हम लोगों ने टेंस सीखा और टेंस के अंदर हम लोगों ने सीखा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और भी सीखा। लेकिन अब उसकी पहचान कैसे करेंगे? किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें उसकी पहचान होना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए हम सीखते हैं सेंटेंस और उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आते हैं और उसकी कैसे पहचान करेंगे वो सीखते हैं। तो आज हम सीखेंगे सेंटेंस। तो अब सेंटेंस किसे कहते हैं? कोई भी भाषा या लैंग्वेज जब बोलते हैं तो हम लोग बहुत सारे वर्ड मिलाकर एक वाक्य बोलते हैं जिसका कोई मतलब होना चाहिए। ऐसे भी कुछ भी बोल देने से वो वाक्य नहीं होता है, तो उसका एक मतलब निकल के आना चाहिए, तो वो एक सेंटेंस बनता है। तो जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि रमेश शाम से क्रिकेट खेल रहा है, इसका ट्रांसलेशन होगा रमेश हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग। तो इसमें बहुत सारे शब्द हैं और सब शब्द की अलग अलग पहचान होती है। तो कोई शब्द सब्जेक्ट होता है, कोई वर्ब होता है, तो कोई ऑब्जेक्ट होता है। तो इसकी पहचान हम इस सेंटेंस में करने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं उसका डेफिनेशन। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस कॉल्ड सेंटेंस, यानी सेंटेंस उसी को कहेंगे ऐसे शब्दों का समूह जो जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता है, उसे हम लोग सेंटेंस कहेंगे। सेंटेंस के मुख्यतया दो भाग होते हैं, एक होते हैं सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट किसे कहेंगे? तो सब्जेक्ट कौन होता है? वी नेम सम पर्सन और थिंग्स, जिसके बारे में हम लोग वाक्य में कुछ बोला जाता है या बोलते हैं, तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट यानी से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग्स। अभी हम लोगों ने कहा कि जिस पर्सन के बारे में बोला जाता है या जिस थिंग्स के बारे में बोला जाता है, और जो बोला जाता है उसके बारे में वो प्रेडिकेट होता है। यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ वाक्य में कहा जाएगा वह उसका प्रेडिकेट कहलाता है। और सब्जेक्ट इस तरह इसको कह सकते हैं कि वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो भी आता है वो प्रेडिकेट होता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है, यहाँ प्रेडिकेट है। यहाँ दीपक लिखा हुआ, दीपक इज अ गुड मैन। तो दीपक के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और इसके बारे में जो कुछ भी बोला गया है ये सब प्रेडिकेट के अंदर आएगा। इसी तरह आगे है राजू प्लेज क्रिकेट। राजू क्रिकेट खेलता है, राजू सब्जेक्ट हो गया और प्लेज क्रिकेट यहाँ प्रेडिकेट हो गया। आगे है सी वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गई। ही इज राइटिंग टू, चौथा है ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। इस तरह हम लोगों ने देखा सब्जेक्ट जिसके बारे में बोला जा रहा है और जो कुछ भी बोला जा रहा है सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में, वो हो गया हमारा प्रेडिकेट। अब सेंटेंस मुख्यतया चार प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और चौथा है मिक्स सेंटेंस। अब एक एक करके इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखते हैं पहला हमारा। तो सबसे पहला है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस सेंटेंस में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसे हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। अब ये क्लॉज क्या होता है? क्लॉज होता है
जिसमें एक वर्ब होता है और एक सब्जेक्ट होता है। जिसमें एक वर्ब और एक सब्जेक्ट होता है तो उसे हम क्लॉज कहते हैं। सिर्फ एक वर्ब और एक सब्जेक्ट, जैसे कि ही प्लेज, तो यहाँ पर एक वर्ब है और एक सब्जेक्ट है, तो इस तरह से ये क्लॉज हो गया। तो क्लॉज आपने समझ लिया। अब देखते हैं एग्जाम्पल। आई कैन स्पीक इंग्लिश, इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है? मेरे बारे में। ये हो गया सब्जेक्ट, और यहाँ पे स्पीक एक वर्ब है, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये एक वर्ब हो गया। तो इस सेंटेंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। दूसरा देखते हैं, आई एम हैप्पी, तो यहाँ पर भी ये आई के बारे में बोला जा रहा है, मेरे बारे में बोला जा रहा है, ये हो गया सब्जेक्ट, और इसमें हैप्पी ये आ गया वर्ब। तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब, तो ये हो गया हमारा एक क्लॉज, तो ये भी हो गया सिंपल सेंटेंस। इसमें भी सी क्राइज एक सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस में आ जाएगा। यानी कि जिस सेंटेंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, यानी एक क्लॉज होगा, वो भी इंडिपेंडेंट, मतलब कि वो अपने आप में वाक्य पूरा होना चाहिए, एक संपूर्ण पूर्ण अर्थ निकलना चाहिए, तो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, जिस सेंटेंस में दो या अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा जुड़े रहते हैं। मतलब जो सेंटेंस, दो सेंटेंस होंगे या दो से अधिक, तो वो एक दूसरे से, उन दोनों के बीच में संबंध होगा, एक रिश्ता होगा, और वो जो है सेंटेंस कंजक्शन द्वारा एक दूसरे से जुड़े होंगे, तो ऐसे सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। पहला है, आई वॉन्ट टू गो टू वर्क बट आई एम टायर्ड। मतलब ये पहला हमारा सेंटेंस है कि मैं काम पे जाना चाहता हूँ। यहाँ एक सेंटेंस है जो अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये पूरा एक पूर्ण मीनिंग देता है, और ये बट है जो कंजक्शन है, दोनों सेंटेंस के बीच में जुड़ा हुआ है, और ये आई एम टायर्ड, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसका एक पूरा मतलब निकल रहा है, मैं थका हूँ। और यहाँ है, मैं बाजार जाना चाहता हूँ, इसका भी अपने आप में इंडिपेंडेंट है, और ये भी इंडिपेंडेंट है, और दोनों सेंटेंस एक दूसरे से जुड़े हैं, और ये कंजक्शन है, कंजक्शन के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इसमें एक सब्जेक्ट ये है, और ये हमारा वर्ब है, यहाँ सब्जेक्ट है और वर्ब है। तो इस तरह ये हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो ये एक, अगर इसको हम पूरा लेते हैं तो एक पूरा सेंटेंस आता है, एक मीनिंग निकलता है, और ये है, और यू विल किल मी, नहीं तो तुम मुझे मार दोगे। यू विल किल मी, तुम मुझे मार दोगे, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसका एक पूर्ण मीनिंग होता है, निकल के आ रहा है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दोनों कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं, तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस, ये भी कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूँ, एंड ही इज स्लीपिंग, और वह सोया है। तो आपको क्या लगता है, ये कंपाउंड सेंटेंस होगा? बहुत लोग बोल रहे होंगे हाँ होगा, लेकिन ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं है। क्यों? इसका तो आई एम स्लीपिंग, इसका पूर्ण मीनिंग निकल रहा है, ही इज स्लीपिंग, इसका भी पूरा मतलब निकल रहा है, और ये कंजक्शन द्वारा भी जुड़ा हुआ है, लेकिन
इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ये बैठा है और ये सोया है, ये दोनों में कोई कनेक्शन है नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो इस प्रकार ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं होगा, ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं है। अब देखते हैं तीसरा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिस वाक्य में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या अधिक सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट जो किसी और पे डिपेंड होता है उसको डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, तो उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। कैसे, आइए एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। पहला है ऑल्दो ही वॉज वेल्दी, हालांकि वह पैसे वाला है। स्टिल ही वॉज अनहैप्पी, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं है। ऑल्दो ही वॉज वेल्दी, इस सेंटेंस का मतलब हालांकि वह पैसे वाला है। यहाँ पर हम लोग को पूर्ण मतलब नहीं निकल के आ रहा है, यानी कि ये सेंटेंस हो गया डिपेंडेंस क्लॉज। और ये वाला देखते हैं ही वॉज अनहैप्पी, ये है इसमें पूरा मतलब निकल के आ रहा है कि वह खुश नहीं है, वह खुश नहीं है। ये एक सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है, बट ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। ये एक इसमें डिपेंडेंट क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंस क्लॉज है। अगर हम लोग ये वाले इस पे डिपेंड करता है ये, तो ये पूरा सेंटेंस का एक पूर्ण अर्थ निकल के आता है। ऑल्दो ही वॉज वेल्दी स्टिल ही वॉज अनहैप्पी, तो ये सेंटेंस इस पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, इसमें एक इंडिपेंडेंस है और एक डिपेंडेंस क्लॉज है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेनेवर प्राइस गो अप, जब भी प्राइस ऊपर होता है यानी बढ़ जाता है, कस्टमर्स बाय लेस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखते हैं जब भी प्राइस बढ़ जाता है, ये अपने आप में पूर्ण सेंटेंस नहीं है, ये ऐसा बोलने से लगता है कि इसके आगे कुछ होना चाहिए, ये पूरा नहीं है, तो ये हो जाएगा डिपेंडेंस क्लॉज। दूसरा इसमें है कस्टमर बाइज लेस प्रोडक्ट, कस्टमर कम उत्पादन जो है खरीदते हैं, ये अपने आप में पूर्ण सेंटेंस है, यानी कि ये इंडिपेंडेंस क्लॉज है। अगर हम पूरा सेंटेंस बोलेंगे तो ये इसका पूरा मतलब निकल के आता है, ये यानी ये सेंटेंस इस पर डिपेंड करता है, तो इस प्रकार ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। तीसरा है व्हेनेवर यू गो यू कैन ऑलवेज फाइंड ब्यूटी, तुम जहाँ भी जाओगे, यानी कि यहाँ पर तुम जहाँ भी जाओगे, ये पूरा मतलब निकल के आ रहा है नहीं, ये कोई पूरा मतलब निकल के नहीं आ रहा है, ये बोलने से लग रहा है कि इसके आगे कुछ होना चाहिए, तो ये डिपेंडेंस क्लॉज होगा, ये किसी पर डिपेंड करेगा तभी पूरा होगा। और यू कैन ऑलवेज फाइंड ब्यूटी, तुम हमेशा सुंदरता पाओगे, तो तुम हमेशा सुंदरता पाओगे, ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंस क्लॉज। तो एक इसमें डिपेंडेंस क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंस क्लॉज है, और जब हम पूरा बोलते हैं तो एक पूरा मीनिंग निकल के आता है, तो इस प्रकार ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। आगे हमारा है चौथा मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स्ड सेंटेंस किसे कहते हैं? मिक्स्ड सेंटेंस ऐसे सेंटेंस है जो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से अलग होते हैं, तो उसे मिक्स सेंटेंस कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि हम लोग सिंपल सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे और उसके अंदर जो भी सब्जेक्ट वर्ब है उसकी पहचान कैसे करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब सेंटेंस के टाइप्स जानने के बाद हम आगे जानेंगे ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, यानी कि एक सिंपल सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे।
तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले रिकॉग्नाइज द वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेंटेंस के अंदर जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं तो उसकी पहचान कैसे करेंगे। अब सेंटेंस में क्या क्या आता है, तो सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन आता है, एडवर्ब आता है, एडजेक्टिव आता है, कंजक्शन आता है, आर्टिकल्स आता है, इंटरजेक्शन आता है, नाउन, प्रोनाउन, ईटीसी। तो ये सब आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है ये चारों होता है सिंपल सेंटेंस के लिए। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान कैसे करेंगे उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जब तक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब की पहचान नहीं करेंगे तो उसका उचित स्थान हम इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे पहला हमारा सब्जेक्ट की पहचान और उसकी स्थिति क्या होती है, यानी वो कहाँ पे होता है। तो वाक्य में जो भी कार्य करने वाला है वो हमने समझा कि वो सब्जेक्ट यानी कर्ता होता है। यदि वाक्य के अंत में है या हूँ इत्यादि आता है तो उससे पहले है या हूँ जो भी आता है तो उससे पहले जो भी शब्द आता है वो वाक्य की, यानी ये हो गया, वो वाक्य की क्रिया होती है। अब इस क्रिया से अगर हम कौन, किसने, किन्होंने जैसे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है तो वह उस वाक्य का सब्जेक्ट होता है। अब जैसे कि हम सेंटेंस पहले देखते हैं, जैसे कि राम फुटबॉल खेलता है, वह बाजार जाता है, राकेश शाम को 5 बजे गोमती नदी में तैरता है। तो ये सब सेंटेंस में है लगा हुआ है, लास्ट है इसका है शब्द से। उसके पहले खेलता, जाता, तैरता, ये हमारा सब्जेक्ट का, ये सेंटेंस का वर्ब होता है। अब इससे हम सवाल अगर करते हैं, खेलता है, कौन खेलता है, तो राम। अगर वर्ब से हम सवाल करेंगे कौन, किन्होंने या किसने, तो उससे जो उत्तर मिलेगा वही हमारा उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। तो अगर हम खेलता से कौन खेलता है तो राम खेलता है, ये सब्जेक्ट हो गया। कौन बाजार जाता है, कौन, वह। तैरता है, कौन तैरता है, राकेश। तो इस प्रकार इससे सवाल करने पर हमारा जो उत्तर मिला ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि वर्ब के द्वारा किसी सेंटेंस में कि सब्जेक्ट कौन होता है वाक्य का। अब हमारा दूसरा है वर्ब यानी क्रिया की पहचान एवं स्थिति। तो अब हम लोग ने जान लिया, अब हम लोग वर्ब को कैसे पहचानेंगे। तो वर्ब एक वाक्य का विशेष महत्वपूर्ण भाग है। जैसा हम सब जानते हैं, हिंदी वाक्य के अंतिम अक्षर। यदि वाक्य के अंत में है या हूँ है तो उससे पहले वाला शब्द वर्ब या क्रिया होता है। अभी जैसे मैंने बताया, अब ये सब वाक्य में जैसे सब में है लगा हुआ, इससे पहला वाला जो शब्द है जैसे कि खेलता है, जाता और तैरता, ये सब हो गया हमारा इस सेंटेंस का पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों सेंटेंस का हमारा वर्ब हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा सब्जेक्ट का पहचान हम लोगों ने किया और फिर वर्ब का भी पहचान किया। अब सेंटेंस का तीसरा पार्ट हमारा है ऑब्जेक्ट यानी कर्म की पहचान एवं स्थिति। अब हम कैसे पहचानेंगे किसी सेंटेंस में कि वो ऑब्जेक्ट है। तो हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट एवं वर्ब की पहचान करने के बाद अब हमको वर्ब से कहाँ, क्या, किनको, किसको, कहाँ, क्या, किनको, किसको जैसा प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह वाक्य का कर्म यानी ऑब्जेक्ट होता है। कहाँ, क्या, किनको, किसको,
ये हम वर्ब से सवाल करेंगे तो जो हमको उत्तर मिलेगा वो उस सेंटेंस का हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि पहला वाला सेंटेंस हमारा देखते हैं, इसमें हमारा वर्ब है खेलता। खेलता है कहाँ, ये खेलता से अगर हम प्रश्न करते हैं क्या खेलता है, तो हमारा जवाब आता है फुटबॉल। तो हमारा पहले वाले वर्ब से अगर हम सवाल करते हैं क्या खेलता है, तो सवाल का जवाब आया फुटबॉल। अब दूसरे वाले सेंटेंस से हम सवाल पूछते हैं वर्ब से, कहाँ जाता है, तो कहाँ जाता है, तो बाजार। तो ये दूसरे वाला सवाल से हम लोगों ने पूछा कहाँ, तो आंसर हमारा आया बाजार जाता है। फिर तीसरे वाले सेंटेंस से हम लोग, ये हमारा वर्ब है, इससे अगर हम सवाल करते हैं कहाँ तैरता है, तो कहाँ तैरता है, तो गोमती नदी में। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस पहला का जवाब आया फुटबॉल, दूसरे सेंटेंस का जवाब आया बाजार, और तीसरे सेंटेंस का हमारा जवाब आया गोमती नदी में। तो इस प्रकार हम सवाल करके हमारा जो जवाब मिला वो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब हमारा पहचान तो हो गया तीनों सेंटेंस का। अब हमारा चौथा जो है प्रीपोजिशन, इसकी पहचान कैसे करेंगे ये देखते हैं।